हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हाँ, मैंने सर आप लोगों के बीच फिर दोबारा एग्ज़ाम बेस्ड सेलेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। कुछ दिनों से क्लास ऑफ था बट अब रेगुलर बेस पे चलेगा। यहाँ लिखा हुआ है एग्ज़ाम बेस्ड सेलेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे और उसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 9x² -1 = 0 के मूल की प्रकृति क्या है। ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। हमेशा बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछते आ रहा है। इसका हम ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हैं, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा टोटल का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जैसे 9x² -1 = 0 के मूल की प्रकृति क्या है, तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। जैसे ये जो है 9x² -1, तो ax² + bx + c = 0 होता है। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। इसको कहेंगे द्विघात समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a जो है x² का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक है। b जो है x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है। c जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये साधारण है, इसको सॉल्व कराने में हमको सेकंड भी नहीं लगेगा, सॉल्व करवा देंगे। लेकिन ये डिटेल दे रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो ये तो समझ गए, ए जो है x² का कोफिशिएंट है, बी जो है x का कोफिशिएंट है, सी जो है कांस्टेंट टर्म है। इसमें द्विघात समीकरण है, तो इसका द्विघात यानी दो घात, द्विघात मतलब दो घात, घात कितना होगा, दो होगा, पावर दो होगा। दो घात का मतलब होता है इसका सॉल्यूशन दो होगा, इसका रूट्स बोलिए या हल या सॉल्यूशन, इसका कितना होगा, रूट्स को हल या सॉल्यूशन। दो घात का सॉल्यूशन दो होगा, हल क्या दो होगा। एक हल मान लेते हैं अल्फा, एक हल मान लेते हैं बीटा। द्विघात समीकरण का दो हल अल्फा बीटा। त्रिघात समीकरण रहता यानी क्यूबिक इक्वेशन रहता तो अल्फा बीटा गामा लेते हैं। अब इसमें हम आपको, जैसे इसमें बोलता मूल की प्रकृति क्या है, मूल की प्रकृति निकालने के लिए हमको d का मान निकालना होगा। तो जिसमें d को कहते हैं d = फार्मूला होता है b² - 4ac, ये होता है दोस्तों। d को कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। अगर इसका हिंदी देखा जाए, इसको कहते हैं विवेचक, विवेचक या विवितकर, विवितकर या विभेदक, ये सारे हिंदी नाम है। इसको भी ध्यान में रखना है आपको। पहले विवेचक, इसको मूल की प्रकृति निकालने के लिए पहले आपको विवेचक जानना होगा। तो विवेचक डी का मान जो होगा कैसे कैसे वेरी करता है, सारा कंडीशन हम आपको दिखाते हैं। जैसे दोस्तों d जो हम बोले d = b² - 4ac, इसमें देखा जाए तो d का मान 0 भी हो सकता है, d का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, d का मान ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, d का मान लेस देन 0 भी हो सकता है। d से रिलेटेड मूल की प्रकृति निकालना होगा। इसमें चार कंडीशन बनता है, जैसे कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4। देखिए ये तो बातें हैं, इसको ये जानना जरूरी है। इसको निकालने के लिए इसका हम अलग से बता रहे हैं।
पहले इसको जानिए। डी इजकल टू जब भी जीरो आ जाएगा, अगर डी का मान निकालते हैं, डी इसका सॉल्यूशन डी निकालते हैं, अगर डी जीरो हो गया तब क्या होगा, मूल क्या होगा, मूल या हल। डी जीरो का मतलब होता है मूल जो होगा वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तथा समान होगा। डी जीरो का मतलब होगा मूल क्या होगा, वास्तविक तथा समान होगा। डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो मूल जो होगा, मूल क्या हो जाएगा, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो आपको मूल वास्तविक होगा, क्या हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा तथा, वास्तविक होगा तथा असमान होगा। पोस्ट में अलग अलग भी बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। डी अगर लेस देन जीरो होगा तो मूल की बात करेंगे तो मूल हो जाएगा काल्पनिक, काल्पनिक मूल हो जाएगा। जैसे डी का मान डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक का मान अगर जीरो हो गया तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। ये चारों कंडीशन को याद रखना होगा। डी अगर जीरो होगा मूल या हल वास्तविक तथा समान होगा। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो मूल जो होगा वास्तविक होगा। डी ग्रेटर देन जीरो होगा वास्तविक तथा समान होगा। डी अगर लेस देन जीरो होगा तो मूल काल्पनिक होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बनाना आसान है। इसको देखिए कितना कम टाइम में बनाते हैं क्वेश्चन। इतना चीज़ समझ में आना चाहिए, ये हर बच्चा को आना चाहिए। जैसे ये इक्वेशन है 9x² - 1 इक्वल टू 0, यही है दोस्तों। देखिए आप ये द्विघात बहुपद है तो ax² द्विघात बहुपद का फॉर्म होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 होगा तो समीकरण हो गया। अगर ये सिर्फ लिखा होगा, जीरो नहीं देगा, अगर ये सिर्फ लिखा रहेगा द्विघात बहुपद होगा। अगर इक्वल टू 0 ले लिए द्विघात समीकरण हो गया। ये द्विघात समीकरण हो गया, इसको भी द्विघात समीकरण पे लिखते हैं तो ax² तो हो गया ax² + bx नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो 0 × x लिख सकते हैं bx। c के जगह पर -1 है इक्वल टू 0। ये लिखा गया, लिखने का ये तरीका है। ये लिखा गया। लिखने के बाद हम देखते हैं, ये देखते हैं कि अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, प्रकृति निकालना। प्रकृति के लिए 4 कंडीशन बनता है, इसके लिए डी निकालना जरूरी है। डी निकालते हैं। डी इक्वल टू फार्मूला होता है b² - 4ac, यही होता है दोस्तों। लगाइए b का मान क्या है, यहाँ ax², a की जगह पर 9 है, b की जगह पर 0 है तो 0 का स्क्वायर -4 × a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 9 है, देखिए 9। c की जगह पे क्या है, c की जगह पे -1। देखिए 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0 माइनस 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 क्या हो गया प्लस। 9 चौके 36 × 1 36, 36 + 36। डी का मान आ गया आपको 36। डी का मान क्या आ गया 36। 36 जो है 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ऑटोमेटिक 0 से क्या है, बड़ा है। यानी यहाँ आ गया डी ग्रेटर देन 0। जब भी डी ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल क्या होगा, मूल क्या होगा, मूल का प्रकृति क्या होगा, प्रकृति वास्तविक होगा तथा असमान होगा। हमने कंडीशन में लिखाया ये चीज, जब भी डी ग्रेटर देन 0 होगा प्रकृति जो होगा वास्तविक तथा असमान होगा। अगर यहीं पे अगर डी का मान निकालते 0 हो जाता तो वास्तविक तथा समान हो जाता। अगर यही डी का मान, अगर डी का मान हमको मान लीजिए -2 आ जाता तो ये काल्पनिक हो जाता, काल्पनिक हो जाता। अगर यहीं पे डी का मान हमको 0 हो जाता इक्वल टू, तो वास्तविक तथा समान हो जाता। समझ गए दोस्तों। अगर यहीं पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता तो वास्तविक हो जाता। समझ गए दोस्तों, यही सारा कंडीशन है। और सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, आप उसका सॉल्यूशन करते हैं। कितना उम्दा ढंग से समझाएं वो आप समझ रहे होंगे, आप पढ़े हुए हैं हर चीज़ को। हम इसका रिवीजन करवा रहे हैं विथ क्वेश्चन। इसमें एक बात और आता है
जैसे द्विघात बहुपद का जब भी चर्चा करते हैं उसमें एक बात और आता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हम डिटेल में करवा रहे हैं। जैसे इसमें जो x जो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है। इससे हम x का, जैसे x पावर 2 है, दो घात है तो बोले थे एक रूट होगा अल्फा एक होगा बीटा इसमें, इसीलिए x एक मान प्लस में निकाल लेंगे एक माइनस में। इसी को लिखने का एक और तरीका हो सकता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि आप डी को ही लिखे थे b² माइनस 4ac, ये लिखे थे b² माइनस 4ac की जगह पर हम डी लिख दिए, ये भी लिखना पड़ेगा। इसको भी कभी कोई क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन से भी क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी जानकारी आना चाहिए आपको। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपन 2a, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि द्विघात समीकरण है, इसमें से इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो ये इस टाइप का जहाँ दिखेगा वो ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं करवा रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। आपको लेवल से पता चल रहा होगा किस टाइप से हम डिस्कशन करा रहे हैं क्वेश्चन का। ये तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, जिसमें मैंने इतना सारा बात को इंक्लूड किया। अब दूसरा देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा है, ठीक है, समांतर रेखा है। तब रैखिक समीकरण के युग्म का कितना हल होगा, कितने हल होंगे। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं इसको नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम के वक्त देख के जाइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर भी करने का कोशिश कीजिए, ताकि 10th क्लास का जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो जैसे क्वेश्चन है दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा। आलेख क्या है? आलेख माने होता है ग्राफ, जो क्या है समांतर रेखा है। और यहाँ दो रैखिक समीकरण का चर्चा। रैखिक समीकरण का चर्चा देखिए, एक एक चीज को समझ। रैखिक समीकरण क्या होता है? जब भी जैसे रैखिक समीकरण की बात करेंगे तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये भी रैखिक समीकरण है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम दो रैखिक समीकरण लेते हैं, जैसे उसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक रैखिक समीकरण इक्वल टू 0 हो गया, एक रैखिक समीकरण। अगर बहुपद का आता तो 0 नहीं लेते, तो एक रैखिक समीकरण ये ले लिया। अब दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा रैखिक समीकरण है। ये पहला है, ये दूसरा। बोला दो रैखिक समीकरण लीजिए, उसका आलेख समांतर रेखा है। कंडीशन जब भी आलेख का बात करेगा, ग्राफ, दो रैखिक समीकरण का ग्राफ का तीन टाइप आएगा। पहला टाइप यहाँ दोस्तों इसको लिखना जरूरी है, ये जो लिखा है ये बहुत मस्ट है। देखिए, पहला होगा a1 अपॉन a2, जैसे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1 बटा a2 निकाले और b1 बटा b2 निकाले, अगर दोनों बराबर नहीं होगा तब क्या होगा? उसका जो ग्राफ बनेगा, ये जो रैखिक समीकरण है या लीनियर इक्वेशन, इसका जो ग्राफ बनेगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। यानी बोलेगा रैखिक समीकरण a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा, तो ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। यानी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। यानी हल पूछा जाए, हल अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या एक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। समझे दोस्तों? जब भी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा, ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा और हल जो होगा अद्वितीय हल होगा और वन सॉल्यूशन होगा। समझे दोस्तों? a1 बटा a2
इज नॉट इक्वल टू V1 बटे V2 होगा तो हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा और वन सॉल्यूशन होगा। दूसरा कंडीशन देखिए, A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 बराबर हो गया इज इक्वल टू C1 बटे C2 हो गया। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर तीनों बराबर होगा तो ग्राफ जो बनेगा सारा पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएगा, यानी एक ही लाइन पे आ जाएगा, कोलिनियर होगा यानी समपाती। तो ग्राफ देखा जाए तो समपाती होगा। ग्राफ पूछेगा ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होगा या हल का ग्राफ क्या होगा, समपाती होगा, समपाती होगा। और सॉल्यूशन ग्राफ जो होगा, ग्राफ अद्वितीय हल होगा और ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा। हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय होगा। यहाँ ग्राफ क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा ग्राफ। हल की बात करेंगे, देखिए इस पे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे बहुत सारा हल यानी अनेक हल। क्या हो जाएगा, अनेक हल। अनेक समपाती यानी सारा का अनुपात बराबर होना चाहिए। A1 बटे A2 का जो अनुपात होगा वही अनुपात B1 बटे B2 का होगा, वही अनुपात C1 बटे C2 का होगा, यानी समपाती यानी समान अनुपात में होगा। तो जब भी समान अनुपात में होगा तो अनेक हल होगा। क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। अब तीसरा कंडीशन बनता है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, यानी ये दोनों लाइन का ग्राफ जो होगा वो समांतर होगा। तो समांतर ग्राफ क्या हो जाएगा, समांतर होगा। ग्राफ क्या हो जाएगा, समांतर। ग्राफ समांतर होगा। अगर हल की बात करें, अगर इसका देखिए ये इसमें कहाँ लाएंगे, कहाँ कहीं इंटरसेक्ट नहीं कराना है, एक जगह है, इसका हल क्या हो जाएगा, कोई हल ही नहीं होगा इसका। ये ग्राफ कहाँ जाएगा, लाइन कहाँ लाइन जाएगा, कोई पता नहीं, कोई हल नहीं। देखो दोस्तों, हमने 3 कंडीशन बताया। पहला कंडीशन में ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा था, दूसरा में एक ही लाइन पे सारा पॉइंट आ गया, एक बताया दोनों समांतर होगा। समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। जब भी इंटरसेक्ट करेगा यानी A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 अद्वितीय हल होगा। इसको याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा है, समांतर रेखा, इस पे जाएंगे कंडीशन 3 पे। समांतर रेखा है तो रैखिक समीकरण के योग के कितने हल होंगे, हल कितना हो, कोई हल नहीं होगा। समांतर बोला है तो उसके बोलता समांतर रेखा है कि कितने हल होंगे, यानी कोई हल नहीं होगा। यही संपाती हो बोलता ग्राफ संपाती है तो कितना हल होता, अनेक हल हो जाता। बोलता है कि अद्वितीय है, क्या हल होगा, लिखते वन सॉल्यूशन होगा। समझे दोस्तों, समझ गए। यानी समांतर रेखा है, कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। समांतर का कोई हल नहीं, संपाती का समान अनुपात, संपाती मतलब समान अनुपात, इसका अनेक हल, प्रतिच्छेदी का एक हल, यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है -12, -12 किस पाद में है, किस पाद में है। बोल रहा है -12 किस पाद में है, यानी -12 किस क्वाड्रेंट में है। तो जैसे जब भी होता क्वाड्रेंट यानी पाद का चर्चा होता है, जैसे ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, इसको x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। देखिए जैसे हम ये लेते हैं 2D में बात करते हैं, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये x हो गया तो ये x डैश लेंगे, y हो गया तो y डैश ले लेंगे। देखिए कितना आसान तरीका से 100% क्वेश्चन आएगा, 100%, नहीं आने की बात ही नहीं है। इधर जाएंगे, इधर x की तरफ, इधर पॉजिटिव हुआ 1 2 3, पॉजिटिव में जा रहे हैं पॉजिटिव में। इधर जाएंगे ऊपर में 1 2
3, ये भी पॉजिटिव है। अगर इसी के अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो -1 -2, ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो -1 -2। ये हो गया दोस्तों, इतनी बात करते हैं। इसमें अगर ये पहला एक्स वाई में देखेंगे तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, यानी प्रथम पाद कहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम पाद, समझ गए? ये प्रथम पाद हो गया। ये इसको कहेंगे सेकेंड, दूसरा पाद, ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद। देखिए कितना आसानी से बताते हैं क्वेश्चन। इसमें प्रथम पाद में जब भी बात करेंगे ये वाला बनता है कंडीशन। इसमें इधर जाएंगे तो प्लस, इधर ऊपर जाएंगे तो प्लस, यानी प्लस प्लस। प्रथम पाद का क्या कंडीशन है? प्लस प्लस होना चाहिए। यहाँ क्या है? अब प्रथम पाद का कंडीशन प्लस प्लस। अब सेकेंड पाद की बात करते हैं तो एक्स, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। यहाँ एक्स और वाई, एक्स की तरफ बढ़ते हैं तो एक्स की तरफ माइनस है तो माइनस लेंगे, वाई की तरफ बढ़ते हैं तो वाई की तरफ 1 2 3 प्लस में तो प्लस माइनस प्लस सेकेंड पाद में। थर्ड पाद की बात करते हैं तो पहले एक्स लेते हैं, एक्स की तरफ क्या है? -1 -2 -2 यानी माइनस में है। वाई की तरफ क्या है? -1 -2 माइनस है तो माइनस ले लेते थर्ड पाद में। फोर्थ पाद में बात करते हैं, पहले एक्स एक्सिस को लिखा जाता है। एक्स एक्सिस पर 1 2 3 प्लस में गए तो इसीलिए प्लस, वाई एक्सिस पे गए तो वाई -1 -2 -3 गए तो इसलिए माइनस। अब देखते हैं, प्रथम पाद का साइन होता है प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, चतुर्थ का प्लस माइनस। अब देखिए दोस्तों, माइनस माइनस का तो माइनस माइनस कहाँ है? पहला पाद था ये पहला, ये दूसरा, ये क्या था? तीसरा, ये चौथा। देखा दोस्तों, ये पहला माइनस माइनस किस पाद में है? तो तृतीय पाद में है, तो लिखेंगे आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय पाद हो जाएगा। समझे दोस्तों? समझे कि नहीं समझे? देखिए इधर पहला जो एक्स वाई लिखा था, पहले एक्स तब वाई, तो एक्स पे देखेंगे तो एक्स पे पहले क्या गए? 1 2 3, ये क्या है? प्लस में तो प्लस। दूसरा में वाई लिखा था, वाई पे देखिए इसी में वाई जाते हैं तो क्या 1 2 3 प्लस में प्लस प्लस, इसीलिए। फिर दूसरा इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पहले एक्स लेंगे तो एक्स में इधर जाएंगे, एक्स के लिए इधर जाएंगे माइनस वाला, और वाई के लिए इधर जाएंगे ऊपर तो वाई प्लस में था माइनस प्लस। अब इसमें भी एक्स वाई का चर्चा करेंगे तो एक्स इधर क्या है? माइनस, और वाई क्या है? इधर भी माइनस, इधर एक्स प्लस वाई माइनस लिख दिए। समझ में आ गया होगा दोस्तों? सॉल्यूशन का क्या लेवल है आपको पता चल रहा होगा। वो ठगने वाला काम नहीं हो रहा है कि ऐसे क्वेश्चन लिए छोटा छोटा करवा के निकल गया, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डॉट 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 के प्रथम 24 पदों का योग समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम 24 पदों का योग, यानी योग जब भी बोलेगा समांतर श्रेणी का पदों का योग बोल रहा है योग, तो SN होता है। SN समांतर श्रेणी, ठीक है। SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 × d। यही होता है दोस्तों SN। देखिए पदों का प्रथम पद कितना? पदों की संख्या 24 पद, यानी n का मान कितना होगा? 24। पद की संख्या कितना होगा? पदों की संख्या को क्या कहते हैं? n कहते हैं। कितना होगा पदों की संख्या? 24। तो 24 रखिए n की जगह पर, 24/2 लिख दिए दोस्तों। 2 × a, ए पहला वाला को इसको a कहा जाता है, पहला a1 a, तो a की जगह पर 5 है तो 5 लिख दें। a प्लस n का मान कितना लिखे हैं? 24, तो 24 लिखे, 24 माइनस a। d कितना है? d होता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। d को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, CD कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। अंतर लीजिए, ये दोनों का अंतर कितना है? 3 का अंतर है तो 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 3। यहाँ पे d के जगह पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 12 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 प्लस 24 29 39 69 हो जाएगा, ठीक है।
12 गुना 7 हो गया। इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 9 8 108 हो गया और 7 84 हो गया, 948 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 948। पूछेगा 24 पदों का योग तो 948। समझ गए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, यहाँ आते क्या कहते हैं समांतर श्रेणी का अगर एस एन बोलेगा पदों का योग तो एस एन बराबर ये फॉर्मूला होता है। अगर ए एन बोलता ए एन बराबर ए एन बोलता इसी में अगर ए एन बोलता पदों की संख्या ज्ञात करने, उसको भी ध्यान रखना, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो सम का फार्मूला एक और होता है एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। अगर हमको ए एन ज्ञात रहेगा और एन का मान दिया रहेगा और प्रथम पद दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। समझे दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। कहता बिंदु 5,5 यानी पॉइंट एक लिए 5,5 की दूरी मूल बिंदु से मूल बिंदु से, देखिए मूल बिंदु से क्या बोल रहा है, दूरी तो निकाला लेकिन किससे, मूल बिंदु से। एक बात याद रखिए, क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, मूल बिंदु का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट क्या होता है। मूल बिंदु यानी ऑरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, इसको ऑरिजिन कहते हैं, ऑरिजिन। इसका जब भी कोऑर्डिनेट का फॉर्म क्या होता है एक्स कमा वाई, ये होता है कोऑर्डिनेट का फॉर्म, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इसका फॉर्म एक्स वाई होता है। जब भी मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0,0, ये लिख लीजिए, नहीं आएगा तो बोलिएगा ये क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक। अब पूछेगा कि ऑरिजिन से दूरी पूछ रहा है, एक पॉइंट मान लीजिए, इसको P मान लेते हैं, इसको ऑरिजिन से दूरी, तो ऑरिजिन का तो निर्देशांक 0,0 होता है। दूसरा पॉइंट मान लीजिए बिंदु 5,5 ले लेते हैं, यहाँ 5,5 इसको मान लेते हैं Q। दोनों के बीच की दूरी पूछेगा, जब भी बीच की दूरी पूछेगा तो नहीं समझेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ रहा है, D = √,